पाकिस्तान में पहली मर्तबा हालात हाजरा के मुख्तसर मगर जामे प्रोग्राम्स, खबरों, तबसरों के अलावा दीगर समाजी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती, मजहबी, तालीमी, सेहत और बच्चों के प्रोग्राम्स सिर्फ TNN TV पर। जोश, हिम्मत, जज्बा, कभी न खत्म होने वाला मिशन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कस्टम टॉक प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है आज का है कस्टम अवेयरनेस के हवाले से। कस्टम के बारे में बहुत से लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है, आगाही नहीं, कस्टम है क्या, क्यों है, किस लिए है, कुछ भी नहीं पता। और जो नाजरीन हमें देख रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम से उन्हें बहुत अवेयरनेस मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कस्टम के बारे में उन्हें बहुत कुछ पता चलेगा। हमारे प्रोग्राम में कस्टम से रिलेटेड एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कस्टम के ही हवाले से कि कस्टम होती क्या है, कस्टम क्यों होती है और कस्टम किस लिए होती है और क्यों ज़रूरी है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, उन्होंने बहुत से टीवी चैनल्स में एज अ कस्टम एक्सपर्ट अपना तज्जिया भी दिया है और बहुत से जो हैं वो प्रोग्राम भी किए हैं। आप लोग अगर देख रहे होंगे तो होप कि आप पहचान भी गए होंगे उन्हें। तो मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। कमर थलो साहब हैं, ये एक्सपर्ट हैं, कस्टम डिपार्टमेंट एक्सपर्ट हैं कस्टम के भी और कस्टम डिपार्टमेंट के जो हैं तर्जुमान भी हैं, स्पोकमैन भी हैं और किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कमर थलो साहब, मैं सबसे पहले बात करूंगी कि लोग जो हमारे देख रहे हैं नाजरीन के लोगों को अवेयरनेस इतनी नहीं है, आपने भी बहुत बेतहाशा प्रोग्राम किए हैं, अवेयरनेस फैलाई है, लेकिन फिर भी जो आज के लोग हैं वो इससे गुमराह हैं, उनको पता नहीं है। तो बताएं कस्टम होती क्या है? बिल्कुल, आपने एक तो सही मौजू लिया है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मुझे कोई 10-11 साल प्रोग्राम करने के बाद अभी कोई 5-6 साल का वक्फा भी हो गया है, तो लोग शायद काफ़ी चीज़ें भूल भी गए होंगे। और कस्टम की जो अवेयरनेस है वो जब तक हमारे अवाम में नहीं आएगी, जब तक उनको परेशानियां भी रहेंगी, परेशानियों का सामना भी रहेगा। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये आपने एक फिर नए सिरे से मुझे भी जगह दिया है कि मुझ में फिर वो जज्बा जागे कि जो हम पहले लोगों के लिए खिदमत करते थे, तो अभी चलो आपकी तवसत से हम इसको लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अभी आपने पूछा कि कस्टम क्या है, और देखिए कस्टम की जो तारीख़ है ना, अगर हम पीछे चले जाएं किसी पुराने दौर में, मतलब कि जिस ज़माने में ये पता नहीं होता था कि कस्टम क्या चीज़ है, ना कोई कस्टम का नाम होता था, लेकिन कस्टम होता था। वो किस ज़रिए होता था कि लोग जो तिजारत करते थे ऊँटों पे, गधों पे और घोड़ों पे, और इस पे तिजारती सामान, हाँ, तिजारत काफिले जब जाते थे एक मुल्क से दूसरे मुल्क जब जाते थे तो वो मुल्क के बाहर ही उनका पड़ाव होता था। फिर उस मुल्क के जो कवानीन थे उस मुतालिक उनसे कोई खराज टाइप की चीज़, कोई इस टाइप की चीज़ ली जाती थी, समझें। तो वो भी हम समझते हैं कि एक तरीका था कस्टम, एक श्योरिटी ली जाती थी या कोई उस ज़माने में उनके भी सामान का वो ये होता था। ये एक कस्टम तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ता ही चला गया। फिर जब ये दुनिया आगे तरक्की कर गई और कई ममालिक को महसूस हुआ, तो फिर तो इस कस्टम को, जो कस्टम नाम है, इसको भी कई 100 साल हो गए कि ये कस्टम के नाम से चल रहा है। अब यहाँ पे मसला हमारा आता है कि लोग कस्टम को तो सिर्फ समझते हैं, कस्टम एयरपोर्ट पे जब हमारे पैसेंजर्स बाहर से आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ कस्टम के अफसरान मौजूद हैं, और फिर या उनका कहीं सामान पीछे से बुक कराया कर यही कस्टम है। लेकिन कस्टम सिर्फ ये नहीं है, कस्टम इतना बड़ा है कि अगर हम कोई 10-15 साल मजीद भी प्रोग्राम करे तब भी कस्टम के सेक्शन ख़त्म नहीं है। इतना बड़ा है क्योंकि वो लोगों को पता नहीं है। अब देखिए, जैसे मैं आपको इस वक्त बताऊं, जो इस वक्त लेटेस्ट पोजीशन है, वो लेटेस्ट पोजीशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक कस्टम हाउस की बिल्डिंग में 8-10 कलेक्ट्रेट हैं। अच्छा, 8-10 कलेक्ट्रेट है कस्टम की। जैसे एक सबसे पहले एक कस्टम की आते हैं कस्टम MCC प्रिवेंटिव,
मॉडल कस्टम्स कलेक्ट्रेट प्रिवेंटिव। अच्छा, प्रिवेंटिव जो है, अब प्रिवेंटिव का नाम जो है, प्रिवेंटिव के लफ्ज़ को अगर आप लें तो प्रिवेंटिव का लफ्ज़ का मतलब है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ द स्मगलिंग। सही, प्रिवेंशन जो होती है, कस्टम का मतलब ही यही होता है ना, जी जी, प्रिवेंशन ऑफ द स्मगलिंग, उसको प्रिवेंटिव। और दूसरी कस्टम प्रिवेंटिव के पास लॉ एंड इन्फोर्समेंट भी प्रिवेंटिव के पास है। अच्छा, ठीक है, वो भी प्रिवेंटिव के पास है। और तीसरी जो खास चीज़ है जिस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, गवर्नमेंट भी देती है, एफबीआर भी देती है, बार बार कस्टम अफसरान को बताया भी जाता है कि ये करना है, वो है फैसिलिटेशन। अच्छा, फैसिलिटेशन के ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेशन पे जोर दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन ये हमारी थोड़ी सी बदकिस्मती है कि कुछ अनासर ऐसे भी होते हैं, सब तो नहीं होते लेकिन होते चंद हैं, नाम सबका बदनाम होता है, नाम सबका बदनाम होता है। चंद अनासर होते हैं कि फिर उस फैसिलिटेशन को वो नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मतलब बजाय इसके कि आप उस फैसिलिटेशन को पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, वो फिर उसको कहते हैं कि ठीक है जी, वो यहाँ कस्टम ने तो ग्रीन चैनल खोल दिया है, किसी से पूछते ही नहीं है, तो मैं भी आंख बचा के कोई चीज़ें लेके निकल जाऊंगा। तो कुछ इस तरह के भी मिसयूज़ चीज़ें होती हैं, लेकिन उस मिसयूज़ को भी 90% कस्टम वाले पकड़ लेते हैं। सिर्फ किस बात पे कि हमारा जो है, जो हमारे अफसरान वहाँ मौजूद होते हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं कि अगर वो ग्रीन चैनल से 500 लोग गुजर रहा है और उनमें से अगर 5 लोगों को उन्होंने रोक लिया तो समझो उन 5 लोगों में से कुछ ना कुछ निकलेगा। सही, चेहरा जो है ना, वो अंदर की अक्कासी करता है कि आपके अंदर में क्या है, अंदर में क्या है। सही बात है, समझा ना, वो एक कुदरती चीज़ है। अगर मेरे अंदर में कुछ चोर है या मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ ना, वो मुझे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन देखने वाले को पता चलेगा कि इसका चेहरा बता रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। हमें वो इस तरह होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रोफाइलिंग हमारी होती है कि अगर 4 बंदों को रोक के हमने पासपोर्ट देखा, ये बंदा कहाँ गया था, कितनी दफ़ा बाहर जाता है, कितनी दफ़ा आता है, भाई इतनी दफ़ा क्यों आता जाता है, क्या वजह है, उनको कितना, वाकई कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो उसका पासपोर्ट बता देता है कि वो या तो कोई ऐसा बिजनेसमैन हो जो उसको हर दूसरे दिन बाहर जाना पड़े, या जो है वो एक आम आदमी। कलेक्ट्रेट की आपने बात की, मतलब कितने टाइप्स होती हैं कलेक्ट्रेट की? अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा सवाल किया आपने कि ये मुझे बताना चाहिए कि एक प्रिवेंटिव कलेक्ट्रेट, दूसरी अप्रेजमेंट ईस्ट, अप्रेजमेंट वेस्ट, ये 2 कलेक्ट्रेट। अप्रेजमेंट का काम क्या है? वो जो सामान बिजनेसमैन का, इनका जो सामान इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट जो होता है, जो इंपोर्ट होती है, उसको वो अप्रेजमेंट कलेक्ट्रेट डील करती है। अच्छा। हाँ, अब पहले एक ही थी, अब उसको 2 हिस्सों में बांट दिया है, ईस्ट एंड वेस्ट में, ताकि वो भी लोगों की सहूलत की खातिर कि वो उधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है, ताकि हर एक को वो फैसिलिटीज करीब में ही मिल जाए। और फिर उसमें कलेक्ट्रेट एक्सपोर्ट भी है कि हमारा जो यहाँ से सामान बाहर जाता है, उसको जो है वो फिर एक्सपोर्ट कलेक्ट्रेट देखती है। और एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो हमारी एक्सपोर्ट है। वो चाहे एयरपोर्ट पे जो पैसेंजर भी जाते हैं ना बाहर, वो भी समझो एक एक्सपोर्ट हो रहे हैं ना। सही। एक्सपोर्ट का मतलब ही है बाहर, या मुल्क से हमारे से कोई चीज़ बाहर जाना, इट इज़ एक्सपोर्ट। सही, ठीक है। जो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट है उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो कड़ी नज़र भी रखी जाती है, इंटेलिजेंस भी काम करती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो यहाँ पे, ये भी हमारी बदकिस्मती है, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ से ड्रग्स का जो प्रॉब्लम है ना, ड्रग्स सबसे ज़्यादा जो यहाँ से निकालने की कोशिश की जाती है। जो दिन हम खबरों में भी देखते हैं जो बड़ी, और जो देखें एयरपोर्ट पे तो जो पैसेंजर होता है वो तो सूट कोसों में थोड़े मैक्सिमम, हमने एयरपोर्ट पे किसी के सूट केसों से अभी 2-3 हफ्ते पहले कस्टम वालों ने
किसी से मियाँ बीवी थे दोनों, उनसे पकड़ी थी 20 किलो अच्छा, हीरोइन, सही। जो डबल सूटकेस बनाए हुए थे और सही। इस तरह कंसील किया हुआ था अच्छा। कि उनको तोड़ के और बड़ी मुश्किल से वो निकाली एक दफा एक वाकया भी हुआ था कि चप्पलों में भी छुपाई हुई थी। ये तो बहुत मतलब ये तो मैं बताऊं कि आए दिन और ख़ास तौर पे उन लोगों से जो माशाल्लाह उम्रे पे जा रहे होते हैं, हाँ सही समझा? बात है। माशाल्लाह उम्रे पे जा रहे होते हैं और एहराम में होते हैं। सही। अब हमारे लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, मुश्किल है कि हमारे पास स्निफिंग डॉग्स भी हैं। अब एक बंदे को एहराम बंधा हुआ है, सही। अब हम उसको स्निफ तो नहीं करा सकते, बिल्कुल भाई वो एहराम में है, लेकिन वो जो आए दिन पकड़े जाते हैं वो हमारे अफसरान की एक एक्सपर्ट और एक प्रोफाइलिंग उनकी पासपोर्ट की, उनकी ये, और दूसरी चीज़ ये कि वो इतने हमारे अफसरान एक्सपर्ट हैं कि जो बंदे को रोक के उससे सिर्फ 4-5 सवाल करेंगे ना, वो 4-5 सवाल के बाद आपको समझो कि 100% आप श्योर हो जाएंगे कि इनके पास है और वो आप निकाल लेंगे। वो ऐसा होता है। तो वो सिर्फ नहीं, चप्पलों में, पाउडर के डब्बों में, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, बल्कि वो मैं आपको दूंगा, आप चलाइए ताकि वो बिल्कुल, दुनिया बिल्कुल। देखे, दुनिया देखे। सही। वो मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्री है जो ऐसी चीज़ों से ड्रग्स बरामद हुई है अच्छा। कि जब लोग देखेंगे तो वो हैरान हो जाएंगे बल्कि परेशान हो जाएंगे कि ये लेने वालों ने किस महारत से इनको इस तरह बनाया है और इस तरह इन्होंने उसको कंसील किया है। लेकिन फिर आप जब आएंगी तो फिर आप ये भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगी कि जिन्होंने पकड़ा है वो भी कमाल बाज़ दफा ऐसा भी होता है, लोग आसानी से निकल जाते हैं बच के। होते हैं। देखें हाँ। ऐसा अभी हमारे यहाँ से एक कई हज़ार लोग सामने से गुजर रहे होते हैं, स्टाफ इतना ज़्यादा नहीं होता हमारे पास, ना है, लेकिन जितने भी हैं अब वो कितने लोगों पे नज़र रख सकते हैं, जितना मुमकिन हो सकता है वो नज़र रखते हैं, और जितनी नज़र रखते हैं उसके हिसाब से हम पकड़ते भी हैं। आपको ये मैं बताता हूँ बड़े दावा के साथ, और इट्स ऑन रिकॉर्ड, मतलब ये जो बातें हैं ये ऑन रिकॉर्ड भी होती हैं, सिर्फ हम कह के नहीं सुनाते, लेकिन वो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है मेंटेन कि वहाँ पे और भी कई एजेंसियाँ हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, कई एजेंसियाँ हैं जो इस चीज़ को देख रही होती हैं, और हमसे ज़्यादा शायद लेटेस्ट उनके पास टेक्नोलॉजी भी है या कुछ भी है, लेकिन अगर रेशो आप निकालेंगे केसेस का तो शायद हमारा उनसे 3 गुना ज़्यादा निकलेगा रेशो जो केसेस इस तरह के कस्टम्स। लेकिन अब हमारे पाकिस्तान में भी अच्छी बात है कि जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है इस हवाले से, लेकिन अब हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो हमारे अफसरान वहाँ मौजूद होते हैं उनके पास एक हथियार है, सही, और एक हथियार ऐसा हथियार है जिसने उस हथियार ने हज़ारों केसेस पकड़े हैं, हज़ारों, और वो पता है क्या है? सही। वो है सुआ। अच्छा समझा? एक सुआ होता है, हाँ, जिसको नोक होती है और लोहे का होता है, वो इतना लंबा, वो हर अफसर के पास मौजूद होता है। उसका क्या काम होता है? उसका काम ये होता है कि अगर आपको शक पड़ा कि इस सूटकेस के बॉटम में या कहीं पे कुछ हो सकता है कि वो सुआ उसको जोर से अंदर मार के जब खींचते हैं बाहर, तो अंदर अगर किसी भी कंसीलमेंट हो उसकी दस बाहर आ जाती है। अच्छा, जबरदस्त। ये एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे जिस टेक्नोलॉजी से शायद अब इतना सोचें कि दुनिया के जदीद तरीन जो ममालिक हैं उनके पास दुनिया की हर सहूलत, हर टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन वो पाकिस्तान को ऐड देते हैं कि जी आप ड्रग्स पकड़े। भाई जदीद टेक्नोलॉजी आपके पास है, आप क्यों नहीं पकड़ते? हमारे यहाँ चैंपियंस है ना। अब क्यों नहीं पकड़ते? आप पकड़े। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ ज़्यादातर केस पकड़ने की वजह क्या है कि आप कस्टम अफसरान पे लाख इल्ज़ाम लगाएं मुख्तलिफ चीज़ों के, दुरुस्त भी होते हैं, सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, लेकिन आज तक कस्टम डिपार्टमेंट किसी ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं है,
चाहे उनको करोड़ों की भी ऑफर होगी, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। सही। जो बंदा जिस चीज में इन्वॉल्व नहीं होगा ना, वही बंदा केस मुहिब्बे वतन होने का सबूत है ये है, बिल्कुल है। मैं यानी कहीं कोताहियां होती हैं, लेकिन ड्रग्स के मामले की तो मैं आपको बताता हूं कि कस्टम्स अब ये तो सब चीज़ें टीवी पे लोग देखते रहते हैं, टीवी पे लोगों को पता है कि एयरपोर्ट पे या कहीं पर भी तमाम कस्टम के अलावा तमाम एजेंसियां मुलविस पकड़ी गई हैं रंगे हाथों, जहाज पे चढ़ाते हुए, किसी को डिलीवर करते हुए, किसी की हेल्प करते हुए, किसी न किसी अपने ज़राइज के मुताबिक के जी मुझे कार्ड लगा हुआ है, कोई नहीं पूछेगा, कोई उस ज़राइज को इस्तेमाल करते हुए, कोई उस पे तो वो लोग रंगे हाथों सैकड़ों लोग कस्टम पकड़ भी चुकी है मुख्तलिफ एजेंसी। आपने कभी देखा है इस तरह का कोई वाक़या आपकी नज़र? हजारों देखे हैं, एक वाक़े की तो बात नहीं है ना। हमने तो वहाँ नौकरियाँ की, हमने 36 साल मैंने कस्टम में नौकरी की है और यहीं डिपार्चर अराइवल पे तो हमने देखा है, आंखों से देखा है और पकड़ा है, अपने हाथों से पकड़ा है। इस पे भी मजीद गुफ्तगू करेंगे, कस्टम पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जोश, हिम्मत, जज्बा, कभी न खत्म होने वाला मिशन। पाकिस्तान में पहली मर्तबा हालात हाजरा के मुख्तसर मगर जामे प्रोग्राम्स, खबरों, तबसरों के अलावा दीगर समाजी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती, मजहबी, तालीमी, सेहत और बच्चों के प्रोग्राम्स सिर्फ TNN TV पर। वेलकम नाजरीन, कस्टम टॉक में एक बार फिर आपको खुशामदीद करेंगे। हमारे साथ कस्टम के एक्सपर्ट मौजूद हैं, इनसे कस्टम के हवाले से हम रहनुमाई जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। कमर थल्लो साहब, आप बताएं कस्टम के कितनी टाइप्स हैं? पहले तो मैं आपको बता चुका, प्रिवेंटिव है, अप्रेजमेंट है। अप्रेजमेंट के 2 हिस्से हैं। फिर मैंने आपको जिक्र किया कि एक्सपोर्ट भी है। फिर वो एक कलेक्ट्रेट है, एजुकेशन का मतलब क्या होता है? ये एजुकेशन का मतलब ये है कि किसी का सामान कहीं फंस गया है, कहीं क्या हुआ है और वो इतनी मिकदार में है कि उसको फाइन करना है और या उसको छोड़ना है या उस पर कितना फाइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो एजुकेट होता है केस। अच्छा, सही। तो एजुकेशन कलेक्ट्रेट में जाता है, फिर वो एजुकेट जो है वो जिसकी जितनी पावर होती है कि इतनी असिस्टेंट की पावर है, उससे ज्यादा की मालियत का है तो एडिशनल कलेक्टर की है। अच्छा, फिर उसके बाद कलेक्टर की है, लेवल्स होती हैं कि फिर वो उस सामान को एजुकेट करता है कि भाई इस पे इतना फाइन लगा के और उसको रिलीज करो, या ये रिलीज नहीं हो सकता, इसको आप जो है रिलीज ना होने की सूरत में फिर क्या किया जाता है? रिलीज ना होने की सूरत में वो सामान सीज हो जाता है, डंप कर दिया जाता है उसमें वेयर हाउस में। अब उसमें 2 किस्म होती हैं। अगर कोई इस किस्म का सामान है जैसे ड्रग्स हैं, शराब है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उनको फिर हर साल हम कस्टम डे होता है 26 जनवरी को, उस पे हम तल्फ करते हैं। शराब के ऊपर वो बिल्डोज कराते हैं और जिसमें 40-40, 50-50 हज़ार बोतलें होती हैं और वो बोतलें का पानी इतना नीचे बह रहा होता है कि उससे ज्यादा पीने वालों के आंसू बह रहे होते हैं। सही बात है। समझा। और जो नारकोटिक्स हैं जिसमें चर्स भी आता है, हेरोइन भी आती है और भी मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, फिर उनको हम जो है नजर आतिश करते हैं। और वो या कोई ऐसे कंट्राबैंड एड्स हैं जो इस कंट्राबैंड गुड्स हैं जो इस मुल्क में लाना बैन है। लेकिन अब ज़्यादा ये है कि तल्फ करते हुए दिखाया जाता है, जैसे कि आपने बताया ये चर्च वगैरह को नजर आतिश करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन पहले इस तरह का नहीं था कॉन्सेप्ट कोई भी। ये नहीं था। अच्छा। काफ़ी अरसे था लेकिन इतना हाई लेवल पे नहीं था। और जब था भी तो उस वक्त हमारे पास इतनी मीडिया नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, मीडिया भी नहीं थी तो उसको कवरेज कौन करता? वो 2-4 अखबार होते थे, एक PTV होता था, PTV की मर्जी आए तो उसकी मेहरबानी, ना आए तो भी उसकी मेहरबानी। और अखबार भी 2-4 होते थे, कोई खबर आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। और उसके बाद जब मुझसे पहले हमारे एक बहुत ही सीनियर अफसर
बकाउद्दीन साहब होते थे जो मीडिया अफेयर्स कस्टम के देखते थे। सही। तो लेकिन उसको आसानी ये थी कि उसके दौर में एक पीटीवी था, 4-5 अखबार थे, जैसे डॉन हुआ, जंग हुआ, नवाए वक्त हुआ, इसके वो उसके हिस्से में थे जो उसको वो फ़ौरन संभाल लेता था। और जब से मैंने संभाला है, मतलब तकरीबन 15 साल से ज़्यादा हो गए कि मैंने मीडिया अफेयर्स कस्टम के देख रहा हूँ, तो मुझे जो वर्षे में मिला है वो कोई 200 से ज़्यादा अखबार मिले हैं और कोई 50 से ज़्यादा मुझे चैनल मिले हैं। अच्छा, तो अब उनको मैनेज करना, क्योंकि अब दौर है कि जो भी कोई चीज़ होती है हमें वो पब्लिक के सामने लानी है। सही। ये पब्लिसिटी तो करनी है महकमे की, वो सिर्फ पब्लिसिटी नहीं होती, ये ना समझा जाए कि जी महकमा अपनी पब्लिसिटी कर रहा है कि हमने ये केस पकड़ा है। वो आवाम के लिए एक अवेयरनेस भी होती है कि देखो ये काम किस तरह हो रहा था और कस्टम वालों ने किस तरह खुलेआम किया जा रहा है, खुलेआम किया जा रहा है, और कस्टम वालों ने उसको किस तरह पकड़ा। तो वो इतनी मीडिया भी, अब मीडिया को भी इतनी बड़ी अवेयरनेस है कि जब मीडिया को हम इनवाइट करते हैं कि जी ये इतना बड़ा केस हुआ है, इस पे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया को तो मसाला चाहिए। हाँ चाहिए। और वो जो है तो वो मीडिया वाले इस मामले में कवरेज के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी खबरें होती हैं कि वो मीडिया की भी जीनत बनती हैं, समझा ना। ये ख़ास तौर पे ड्रग्स वगैरह के या ऐसे स्मगलिंग गुड्स में मीडिया खुद भी इंटरेस्ट लेती है, बल्कि हमसे बार बार पूछती है कि बस कोई काम नहीं भी होता तब भी हमारे मीडिया के दोस्त फ़ोन करके पूछते हैं, सर आज कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, आज कुछ ये तो नहीं हुआ, समझा। तो वो मीडिया भी खुद बड़ी अवेयर है। बाज़ औक़ात तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि हमें पता नहीं होता कि एयरपोर्ट पे केस हुआ है, हमें कोई मीडिया वाला फ़ोन करके कहता है सर आपके एयरपोर्ट पे केस हो गया है। अच्छा। समझा। तो मीडिया इतनी फास्ट है। अच्छा, आपको कस्टम में कितना अरसा हो गया है, और मतलब इस तरह से आपने बहुत ही केसेस आप बता रहे हैं जैसे आपने देखा। मैं कस्टम में तो 36 साल तो मैंने काम किया, ठीक है। 36 साल के बाद जब मैं और उस 36 साल में भी जो मेरे कुछ 15 साल जो है वो मीडिया अफेयर्स को देखते हुए गुजरा। सही। मेरी रिटायरमेंट के बाद महकमे ने मेरी खिदमात को सराहा और उसको देखते हुए उन्होंने मुझे अपनी खिदमात जारी रखने को कहा, और मैंने अपने लिए बहुत बड़ा एजाज़ समझा कि मुझे रिटायरमेंट के बाद भी मेरा महकमा मुझे ऑन कर रहा है और मुझे मेरी खिदमात के लिए कह रहा है। तो मैंने बड़े जज्बे से मैंने उसको कबूल किया, और रिटायर हुए भी मुझे 6 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये मीडिया अफेयर्स अभी तक मैं ही हैंडल कर रहा हूँ, और बड़े अच्छे तरीके से हैंडल हो रहे हैं, और बड़े अच्छे तरीके से पब्लिक तक हमारी ये बातें पहुंच रही हैं कि किस तरह क्या चीज़ किसे पकड़ी जाती है। इस तरह फिर हमारी एक और कलेक्ट्रेट है अपील। अच्छा। अब कलेक्ट्रेट अपील, अब अपील ये है कि आपका सामान किसी ने रोक लिया, वो जब्त हो गया, ये क्या आप कहते हैं नहीं ये मेरे साथ ज्यादती हुई है। सही। और मेरा तो जायज़ सामान है, तो आप उस अपील कलेक्ट्रेट में जाके अपील कर सकते हैं कि जी ये मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। सामान एक्सचेंज भी हो जाता है ना कि इधर का उधर, उधर का इधर। देखिए ये एक बात जो की जाती है ना, ये की जाती है वेयर हाउस की। अच्छा। कि जहाँ वेयर हाउस में सामान जमा होता है तो वो फिर लोगों का ये जरा कॉन्सेप्ट है कि जी वहाँ पे सामान तब्दील हो गया है। सही। और जबकि ऐसा होना नामुमकिन है। नामुमकिन क्यों? कि वहाँ पे इस हिसाब से वहाँ दर्ज होता है रजिस्ट्रों में, और वो ये होता है कि उधर से अगर तब्दील हो जाए और फिर जब उसकी जांच पड़ताल की जाए और वो ना निकले तो समझो जहाँ जो वो पोस्टेड हैं वो बंदे गए। अच्छा। ये एक थोड़ा लोगों के जहनों में थोड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि तब्दील होता है। तब्दील नहीं होता। हाँ, बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो ऑटोमेटिकली ज़ाया हो जाती हैं। अच्छा, सही। ज़ाया हो जाती हैं या टूट फूट का कुछ शिकार हो जाती हैं, या मतलब सालों साल गुजर जाते हैं, फैसले नहीं हो पाते। तो वो जाहिर है कि इतने सालों में चीज़ें पड़ी जो है वो उनको, तो मतलब ऐसे क्या इन चीज़ों की कोई नीलामी भी होती है क्या? जी होती है। कोई जो चीज़ें सही सलामत होती हैं, जैसे कुछ मोबाइल फ़ोन है, कुछ दूसरी चीज़ें हैं, कुछ ये, तो फिर उनको ऑक्शन होता है बाकायदा, और ओपन टेंडर के हिसाब से ऑक्शन होता है। किसी पर्टिकुलर बंदे को नहीं कि मैं फेवर देना चाहूँगा भाई आप, नहीं, बाकायदा अखबार में देते हैं कि फ़लाँ तारीख को हमारा ऑक्शन है,
ओपन ऑक्शन है, लोग आते हैं, ऐसा तो नहीं बैठते अच्छी हैं। अच्छी चीजें घर घर को और अगर ऐसा होता तो फिर मेरा ख्याल है कि अगर इत्तेफाक हो कभी आप मेरा घर विजिट करें तो मेरा घर तो फिर ऐसी चीज़ों से भरा हुआ होता है। नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ जनरल कि अक्सर अमूमन ऐसा होता है ना कि यार चलो ये तुम ले लो, ये हम ले लेते हैं और बाकी निकाल देते हैं। बातें असल चीज़ ये है कि जिन लोगों का सामान होता है ना, अगर मेरा सामान कोई उठा के ले जाए, कोई जब्त कर ले, तो मुझे और तो कोई मेरा बस नहीं चलेगा, लेकिन मुझे इल्ज़ाम लगाने में देर नहीं लगेगी सही कि जी इन्होंने मेरा सामान जो है वो बदल दिया, ये मेरा सामान चोरी कर गए, ये मेरा सामान ये हो गए, या इन्होंने हमसे पैसे मांगे थे मैंने नहीं दिए तो इन्होंने ऐसा किया। लेकिन जो है वो अच्छा, हमारी आवाम जो है कस्टम के मामले में थोड़ी बदगुमान भी है, बहुत ज़्यादा बदगुमान है, बहुत ज़्यादा बदगुमान है। और जो मैंने 10-11 साल जो मैंने प्रोग्राम किए, मैंने उस पे भी बड़ा ज़ोर दिया कि उनकी बदगुमानी को, उनके खदशात को भी मैंने उनके माइंड को वॉश करने की कोशिश की कि आपके इल्ज़ाम भी अपनी जगह दुरुस्त है, हम उनसे डिनाई नहीं करते, बिल्कुल हम उनसे डिनाई नहीं करते, लेकिन जितना आप कहते हैं और जितने आप इल्ज़ामात लगाते हैं उतना नहीं है, उतना नहीं है। कहीं होता, देखिए कहीं हर जगह फरिश्ते तो नहीं बैठे होते, सही बात है, समझा, हर जगह तो हमारे जैसे इंसान है, इंसान से किसी से भी कहीं कोई कोताही होती होगी। लेकिन बात क्या है कि अगर एक कस्टम वाले से गलती से कोई कोताही हो गई तो जो बाहर बंदा होगा ना वो ये कहेगा कि यार ये कस्टम वाले जो है ना, अब वहाँ कस्टम वाला नहीं आएगा, ये कस्टम वाले जो है ना ये सारे वो हैं और ये सारा सामान उठा के ले जाते हैं। अब उसमें और कस्टम वालों के बारे में ये भी कहा जाता है कि सामान को बहुत बुरी तरह से फेंका जाता है उनकी जानिब से, मतलब आवाम में से हमारी चीज़ें टूट जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बड़ी शिकायत के अंबार लग जाते हैं। ऐसा कई दफ़ा हुआ है। अच्छा हाँ, ये मतलब, लेकिन वो इसीलिए होता है कि जो बाहर से आता है ना या जो यहाँ से भी जाता है वो सूटकेस को इतना दबा दबा के भरता है, इतना दबा दबा के भरता है कि पता नहीं कि 2-3 आदमी उसके ऊपर चढ़ के और मुश्किल से उसको सूटकेस को बंद करते हैं। अब आप बताएं कि इतना दबाए हुए सूटकेस को जब आप खोलेंगे तो वो सामान तो ऑटोमेटिकली नीचे गिरेगा, फैलेगा, समझा ना। तो सीधी से आते वो इल्जाम हमारे ऊपर, ये हमारे सामान को, और कांच की चीजें तो वैसे भी टूट जाती हैं, वो तो इतना खैर दबा के नहीं, कांच की चीजें होंगी तो इतना दबा के नहीं भरेंगे, उनको भी पता है कि अगर दबाएंगे तो पहले सबसे पहले वही चीजें जाएंगी। लेकिन सामान फैलने का 100% वो इसीलिए होता है कि वो सिर्फ उनके सूटकेसों की ओवर साइजिंग और ओवर लोडिंग की वजह से। लेकिन जब वो गिरता है तो उसमें मैंने अपने प्रोग्राम में दिखाया भी है, उनको फिजिकली दिखाया है ऑन स्पॉट। ये नहीं कि मैंने कस्टमर वालों को बता के मैंने कभी मैनिपुलेशन से कोई प्रोग्राम नहीं किया। अच्छा, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल भी हल्फिया कहता हूं, बिल्कुल नहीं किया। अचानक क्योंकि मैं चाहता था कि जो लोगों को दिखाऊं वो बड़ी ईमानदारी से दिखाऊं। मुझे खुदा को जवाब देना होगा कि मुझे जो है वो लोगों तक हकीकत। लेकिन ऐसा कुछ होता ही होगा कि अवाम जो इतनी मिसगाइड हुई हुई है, वो अवाम इसीलिए कि अवाम को कोई समझाने वाला नहीं, अवाम को कोई बताने वाला नहीं है। अवाम को मतलब कि अब वो जब अब देखें, अब वो सामान जब गिरता है वही कस्टम अफसर को आप देखें वही सामान को उठाता भी है, पैसेंजर भी उसकी हेल्प करता है, वो भी उठाता है, वो भी उसके साथ उसको पैक करवाता है, रखता है, कोशिश करता है कि वो ऐसा नहीं कि उसने उठा के फेंक दिया और उसको कहा कि जाओ उठाओ, नहीं। अच्छा। वो भी उसकी हेल्प करता है, हेल्प करता है, लेकिन हम उसकी हेल्प को मानते नहीं, सामने मानते नहीं है। तो दोनों तरफ से भी प्रॉब्लम है, पैसेंजर्स की तरफ से भी है, थोड़ा सा कस्टमर वालों की तरफ से भी कोई कोताही हो जाती होगी। अब देखें, अब दूसरी चीज़ ये एक मैं आपको बताऊं कि मैंने कई दफ़ा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ पर्सनली भी ऐसा हुआ है कि कई दफ़ा जो मुसाफिर हजरात तशरीफ़ लाते हैं और अच्छे खासे लोग जो उनको मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे और वो आके और कहते हैं कि सर छोड़े ना दूसरी चीज़ों को, थोड़ा सा वो आप मुका कर लेते हैं। अच्छा। और जो है वो आप मुझे फेवर दे दे, मैं आपको फेवर दे देता हूँ। तो हाँ, इस तरह के रिश्वत लेने के वाकयात भी बहुत ज़्यादा वायरल हैं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हमारे लोगों में मुकम्मल अवेयरनेस हो और हुब्बुल वतनी हो,
صحیح اور حب الوطنی ہو کہ مجھے اگر 5 روپے بھی ٹیکس لگتا ہے تو مجھے گورنمنٹ کو دینا ہے. تو کسٹم والا زبردستی تو اس کے جیب سے نہیں نکالتا. لیکن ایسا ہوتا ہوگا نا, تبھی تو مکمکا کی باتیں ہوتی ہیں. دیکھ میں نے کیا کہا کہ کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہے, یہ چیز تب باہر آتی ہے جب کہیں نہ کہیں کچھ ہوتا ہے. بلکہ کئی دیکھیں, میں بتاؤں کہ اس میں مجھے غلط بیانی کرنے سے کیا فائدہ. میڈیا تو آج کل سب کچھ دکھا رہی ہے, اور میں کہوں کہ یہ نہیں ہو رہا اور میڈیا وہ دکھا رہی ہے. کئی ایئرپورٹوں کا, اس میں کراچی شامل نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں, کئی ایئرپورٹوں کا دکھایا گیا ہے کہ جی وہ بات چیت ہو رہی ہے, اس نے وہ پرس میں سے پیسے نکالے, وہ بندے کو دیے, اس نے جیب میں ڈالے. یہ سب کچھ میڈیا دکھا چکی ہے. تو اس کو ہم کیسے ڈینائی کریں گے کہ ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. لیکن بڑی بات ہے آپ اس کو وہ کر رہے ہیں, لیکن لوگ ڈینائی کر دیتے نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں, دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ہر جگہ فرشتے نہیں ہیں. صحیح بات ہے, ہر جگہ فرشتے نہیں ہیں. اگر ہر جگہ فرشتے ہو جاتے تو آج یہ ملک کی حالت ایسی نہ ہوتی. اب ہمارے پاس فرشتوں میں ایک مزدور سے لے کے اور ایک آپ کی. اچھا, کبھی آپ کے ساتھ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے کہ لو لے لو جانے دو؟ کئی دفعہ اچھا آفر ہوئی ہے, لیکن شاید اچھا جان پہچان والے بھی زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. جان پہچان والے جو ہیں, جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ مجھے نہ میں ایسے لوگوں کی ہیلپ کرتا تھا, نہ ایسے میرے کوئی دوست تھے جو مجھے کہیں کہ جی ہم یہ کمرشل گڈس لا رہے ہیں اور ہمارا چھڑوا دینا. نہیں, جینین جو دوست ہوتے ہیں, ٹھیک ہے کسی کی فیملی آ رہی ہے, کسی کوئی آ رہا ہے, تو ان کو مطلب تھوڑا سا فیسلٹیٹ کرنے کے لیے کہ بھائی ان کا سامان نہ کھلے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی شک ہے تو ان کو اسکیننگ مشین سے گزار دو, مشین میں نظر آ جائے گا, وہ دوسری طرف سے اٹھا کے لے جائے. تو وہ ایک قدرتی ایک وہ چیز ہے کہ ایک دوسرے کو دوست یا فیملی یا ان کو یا اپنے ریلیٹیو ہو گئے کوئی, تھوڑی یہ فیسلٹیز دینا کہ ان کو زیادہ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس طرح کم ہوتا ہے کہ جی ہم کسی کو دعوت دے کے بلائیں گے جی آپ لے آؤ جو بھر کے لے آنا ہے, ہم کھڑے ہیں. وہ ہم کھڑے تو ہیں, پھر جب ہماری باری آتی ہے نا تو پھر ہم لڑکے بھی ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, اس طرح کے بھی کیسز ہوئے ہیں کیا؟ جی اچھا جی, ہمارے ناظرین سے یہ بھی شیئر کریں. ہاں, کئی ہمارے لوگ ڈسمس ہو گئے, سسپینڈ ہو گئے کئی لوگوں کی. اور دیکھیں لوگوں کو میں نے اپنے پروگراموں میں بھی بتایا کہ اگر وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسٹم افسر آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو وہاں پہ ہر وقت اسسٹنٹ کلیکٹر, ڈپٹی کلیکٹر موجود ہوتے ہیں. اچھا, صحیح, کہ لوگوں میں اتنی کریج نہیں ہے کہ وہ سیدھا ڈپٹی کلیکٹر کے ٹھیک پاس ہے. چلا قمر صاحب اس پہ بھی بات کریں گے, مگر پروگرام میں وقت ہوا ہے یہاں بریک کا. जोश, हिम्मत, जज्बा, कभी न खत्म होने वाला मिशन. पाकिस्तान में पहली मर्तबा हालात हाजरा के मुख्तसर मगर जामे प्रोग्राम्स, खबरों, तबसरों के अलावा दीगर समाजी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती, मजहबी, तालीमी, सेहत और बच्चों के प्रोग्राम्स सिर्फ TNN TV पर. वेलकम बैक नाजरीन. कस्टम अवेयरनेस के हवाले से हम आगाही जो है अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं. हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं. हाँ, तो कमर साहब आप बात कर रहे थे, बता रहे थे कुछ केसेस के हवाले से कि बहुत सारे आपके सामने भी आए. हाँ, आए हैं, लेकिन शायद अल्लाह ताला की मेहरबानी होगी कि इस तरफ अल्लाह ने ध्यान नहीं दिया. यानी दोनों तरफ से देखी जाती है गलती, मतलब अवाम भी गलत है, ये नहीं एक ही इदारे की गलती नहीं. दोनों गलती दोनों तरफ से होती है. बिल्कुल दोनों तरफ से होती है, बिल्कुल दोनों तरफ से होती है. और मैं ये हल्फिया कहता हूँ कि हमें दावत सामने वाला देता है. अच्छा, हाँ, वो अपने बचाव के लिए, हम अपने बचाव के लिए वो आप जिसको कहें कि दावत गुनाह कुछ लोग आ जाते हैं इसमें और कुछ लोग नहीं आते, मुखलिस होते हैं. तो इस तरह वो होता है. फिर इस तरह चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है. लेकिन उस पे काफी और हमारे जो पॉलिसीज है ना, जो FBR की, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, और हमारे जितने भी हाई अफसरान हैं, कलेक्टर कस्टम्स, और ये जो हमारे हेड्स हैं, वो उनकी कुछ पॉलिसीज भी ऐसी बन रही हैं, बन चुकी हैं. अच्छा, पॉलिसीज को फॉलो किया जाता है बड़ी सख्ती से.
اور آج کل تو سب سے زیادہ کیا جاتا ہے, آج کل تو زیادہ سب سے زیادہ کیا جاتا ہے. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس جو فلائٹیں آتی ہیں نا, 95% فلائٹیں گرین چینل سے جاتی ہیں بغیر کسی پوچھے. 5% لوگوں کو شک کی بنیاد پہ صرف مشین سے گزارا جاتا ہے, ایک طرف سے سامان ڈالے دوسرے سے اٹھائے اور چلا جائے. اگر کچھ آپریٹر کو اس میں شک پڑا, نظر آ گیا, تو اس پہ اسٹیکر لگا دے گا, پھر اس کو ہم کھول کے دیکھیں گے. اگر کھول کے دیکھنے کے باوجود بھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے, تو پھر اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ جاؤ. 1% یا 2% کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن پہ کوئی ڈیوٹی جو ہے. دیکھیں آج کل تو ہر چیز آپ کو فری ہے, ہر چیز فری ہے. ایک آدمی کو $500 کا الاؤنس ہے کہ اگر جو پہلی دفعہ سال میں آ رہا ہے $500 کی چیزیں وہ فری لا سکتا ہے. لیکن ابھی $500 کی کیا لائے گا, ادھر کچھ بھی نہیں لاتا بندہ, اس کے سوائے پہننے کے کپڑے کچھ بھی نہیں ہوتا. 3 4 5 چیزیں ہیں, کچھ چیزیں جن پہ لازمی ڈیوٹی ہے, لازمی ڈیوٹی ہے, وہ چاہے 20 سال بعد آئے چاہے کتنے سال بعد آئے. جیسے ایک ٹیلی ویژن ہو گیا, مائکرو ویو اوون ہو گیا, واشنگ مشین ہو گئی, الیکٹرانک کا سامان ہو گیا, نہیں 2-4 واشنگ مشین ہو گئی, کوکنگ رینج ہو گیا. اچھا, اور یہ چیزیں اب وہ بچی ہیں جو لوگ باہر لانے کے بجائے یہاں سے لینا زیادہ اچھا لگتی ہوں, کہ یہاں پہ ان کو چیز بھی بڑی اچھی مل جاتی ہے, سستی بھی مل جاتی ہے, 5 سال کی وارنٹی بھی مل جاتی ہے. جو باہر سے آتے ہیں اس پہ کوئی وارنٹی نہیں ہوتی. اچھا, صحیح, اس کی کوئی وارنٹی, اگر یہاں خراب ہو گئی تو آپ واپس دبئی نہیں لے جائیں گے اس کو واپس کرنے کے لیے. یہاں پہ وہ چیزیں ہی آپ کو سیم وہ چیزیں وہ آپ کو 5 سال کی وارنٹی میں بھی مل رہی ہیں, مناسب قیمت. تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چیزوں کا بھی کانسیپٹ اب ختم ہو گیا ہے, لوگوں کو لانا ختم ہو گیا ہے. اب جتنے بھی آتے ہیں لوگ وہ سارے کے سارے وہ ہوتے ہیں جن کو اپنے پرسنل ایفیکٹس ہوتے ہیں. ان کے جو $500 کا الاؤنس ہے وہ بھی ضائع جاتا ہے, وہ بھی بیچارے ان کا بھی کچھ بھی نہیں لا سکتے, نتھنگ کچھ بھی نہیں. جو کچھ لوگ اپنے اس کو مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ تھوڑا بہت وہ ایسا سامان جو سوٹ کیس میں ہی آ جائے, کوئی اتنا نہیں کہ وہ لگے چھوٹا موٹا, اور وہ بھی رک جاتا ہے. وہ کیونکہ اصل میں وہ ہمیں مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے سینئر جو ڈپٹی کلیکٹر وغیرہ وہاں موجود ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ, وہ بھی اپنے افسران کو باقاعدہ ان کے پاس اگر باہر نہیں آتے تو اندر ان کے پاس ٹی وی لگا ہوا ہے, وہ باہر کے سارے کاؤنٹر نظر آ رہے ہیں, کہ وہ بھی ان کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ جی میرا فلاں کاؤنٹر پہ اگر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے تو وہ لمبی ڈسکشن کیوں ہو رہی ہے, چکوک ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے, وہ کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے کہ پرانے آپس میں کوئی وہ باتیں کرے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو باقاعدہ مانیٹر کیا جاتا ہے, اور محکموں نے FBR نے بڑی اس طرح کی پالیسیز بنائی ہیں کہ یہ چیزیں اب ناممکن سی ہو گئی ہیں. کوئی زمانہ تھا, بس اب وہ زمانہ گیا. صحیح, کہ وہ اب جو ہے, اب آپ جو ہر بندہ کہتا ہے کہ یار ہم صرف سفارش کرواتے ہیں تو اسی لیے کرواتے ہیں کہ وہ جو امیگریشن کی لمبی لائن ہوتی ہے نا, تاکہ اس سے بچ جائیں, اس سے کوئی ہمیں کسٹم والا یا کوئی اور ایجنسی والا کے ہمیں جلدی سے باہر نکال لے. باقی کسٹم میں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں بڑی مزے کی, کہ ہمارے کسٹم ہمارے پاکستان میں امیگریشن, میں پوری دنیا میں گیا ہوں, پوری ایک دفعہ نہیں, کوئی 6-7 دفعہ, آل اوور دا ورلڈ, کوئی حصہ میں نے دنیا کا نہیں چھوڑا جو نہیں دیکھا. لیکن سب سے زیادہ فاسٹ امیگریشن جو ہے وہ ہمارا ہے. دوسرے ملکوں میں ہم 3 گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں. سعودی عرب آپ جاؤ, آپ کم از کم بھی آپ کو 6 گھنٹے سے زیادہ لگے گے کلیئرنس میں. ہمارے پاس 4 فلائٹیں بھی آئی ہوئی ہوں گی نا, تو زیادہ سے زیادہ آپ کو 2 گھنٹے میں 4 فلائٹیں آپ کی کلیئر ہو جائیں. اچھا, یہ تو بڑا زبردست ہے. مطلب یہ آپ دیکھیں, اگر کسی دن ہمیں موقع ملا تو ہم وہاں جا کے آل آف سڈن جا کے لوگوں کو دکھائیں گے کہ بڑی لوگوں کو فیسلٹیز ہے. لیکن اگر ہم وہ 2 گھنٹے بھی برداشت نہیں کر سکتے, اور اس کے لیے بھی ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں یہاں سے نکلوا دے, تو بھائی وہ اپنے ملک میں 2 گھنٹے تو برداشت کر لو. جہاں آپ 6 گھنٹے برداشت کرتے ہو, تو یہاں 2 گھنٹے بھی برداشت کر لو. آپ کیوں کسی دوست کو بھی تکلیف دیتے ہو؟ پھر ہم بھی جا کے اگر کسی کو جا کے آگے سے ریکویسٹ کریں گے, ہاتھ پاؤں جوڑیں گے, بھائی میرا رشتہ دار ہے ذرا یوں سائڈ میں نکال دے, وہ بھی اچھا نہیں لگتا. سمجھا. لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیشنٹ لے آئیں کہ بھائی اب اگر آدھا پونا گھنٹہ اگر اب لائن میں کھڑے ہوں گے تو
کوئی اب لاسٹ ایئر میں میری وائف حج پہ گئے تھے, اچھا. واپس آئے تو میں نے وائف کو کہا کسی کو نہیں بتانا, میں نے صرف بیٹے کو کہا ہے آپ آ جانا لینے کے لیے. ہم آرام سے آئے, امیگریشن کی لائن میں کھڑے ہو گئے. اچھا. ہاں, اور وہ جتنی بھی دیر لگی, میرا خیال اتنی بھی نہیں, کوئی آدھا پونا گھنٹہ بھی نہیں لگا ہوگا. اچھا. تو ہماری باری آ گئی. تو جو وہاں پہ امیگریشن کا بندہ بیٹھا تھا تو ہمیں پرانا جانتا تھا, ہم ساتھ ہی ایک چھت کے نیچے کام کرتے ہیں. تو انہیں ارے سر آپ نے بتایا نہیں. میں نے کہا یار کیوں بتاؤں, آپ کو بھی میں تکلیف دوں, میں آپ کو بھی تکلیف دوں, میں اگر ادھر پونا گھنٹہ کھڑا رہا تو کیا فرق پڑتا ہے. صحیح بات ہے. کیا فرق پڑتا ہے یار, میں ابھی حج کر کے آیا ہوں, آتے ہی بے ایمانی شروع کر دوں. خود ہی رول فالو نہیں کریں گے ہم, پھر عوام سے کیا توقع رکھتے ہیں, دوسروں سے کیا توقع. اگر کسی اور کو ہمیں سبق دینا ہے تو پہلے ہمیں خود فالو کرنا پڑے گا, خود فالو کرنا پڑے گا اس کو. صحیح بات ہے. بہت اچھے. لوگوں کو مزید رہنمائی بھی جو ہے وہ قمر صاحب کی باتوں سے مل گئی ہوگی کہ کسٹم ہوتا ہے کیا ہے, کسٹم ہے کیا. کسٹم پہ اور بھی بہت طویل گفتگو ہم کریں گے اپنے آنے والے نیکسٹ پروگرام میں. فی الحال پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. کسٹم ٹاک سے فی الوقت اتنا ہی, اور دیکھتے رہیے آپ ہمارا پروگرام, اور ہمیں اپنے کامنٹ سے بخوبی آگاہ کرتے رہیے گا. اللہ حافظ. پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز, خبروں, تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی, تجارتی, ثقافتی, تفریحی, معلوماتی, مذہبی, تعلیمی, صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر.